अच्छा, फिज़िक्स बुक के अंदर एक हमारे पास फ्रिक्शन ग्राफ है। अब हम ये समझना चाहेंगे कि ये जो फ्रिक्शन ग्राफ है आखिर इसका क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर ये एक आपके पास ग्राफ मिला हुआ है। यहाँ आप देखें कि जब आपके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, ये आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये इसका वेट है और ये इसका नॉर्मल रिएक्शन है। इसके ऊपर कोई भी जब फोर्स नहीं पड़ रही तो उस टाइम कोई भी इसके ऊपर रिएक्शन नहीं, फोर्स फ्रिक्शन की प्रोड्यूस नहीं हो रही, क्योंकि वो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं है। तो हम कहेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर वो अभी कोई भी न फोर्स अप्लाई की गई है न कोई फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई की गई है, क्योंकि इस ग्राफ में जो वर्टिकल लाइन है वो फ्रिक्शनल फोर्स को जाहिर करेगी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो अप्लाइड फोर्स को जाहिर करेगी। अब ना फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी ज़ीरो है, अप्लाइड फोर्स भी ज़ीरो है, मतलब कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा क्योंकि ऑब्जेक्ट को आपने कुछ टच ही नहीं किया। उसके बाद आपने वीक अप्लाई किया फोर्स, रिमेन्स एट रेस्ट एट स्टैटिक फ्रिक्शन, थोड़ी आपने फोर्स अप्लाई की। मिसाल के तौर पर इसका नॉर्मल रिएक्शन जो है वो है, आपने इसके ऊपर जो फ्रिक्शन की फोर्स दी है वो है अभी यहाँ 5 न्यूटन, और इसने जो अप्लाई फोर्स की है वो 5 न्यूटन, तो इसने जो फ्रिक्शन की फोर्स दी वो भी 5 न्यूटन दी। तो यहाँ आप कहेंगे कि यहाँ अगर हमने अप्लाई फोर्स 5 न्यूटन की है तो उसने अब फ्रिक्शनल फोर्स भी 5 न्यूटन दी है। उसके बाद ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बना यहाँ तक। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। स्ट्रॉन्गर अप्लाइड फोर्स बॉक्स रिमेन जस्ट अबाउट टू स्लाइड और स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद आपने इसकी फोर्स इतनी बढ़ा दी कि वो बस अभी थोड़ी ही देर में चलने वाला है। तो हम कहेंगे कि हम बढ़ाते जा रहे थे, बढ़ाते जा रहे थे, जितनी फोर्स अप्लाई कर रहे थे उतनी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही थी, फोर्स अप्लाई कर रहे थे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रही थी। लेकिन यहाँ फोर्स हमने कुछ इतनी ज़्यादा अप्लाई कर दी है कि बस वो अभी यहाँ से उसकी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो ख़त्म होने वाली है। तो ये जो लिमिट है लास्ट, इसी लास्ट लिमिट को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की आखिरी लिमिट, और उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होती है। इसके बाद क्या होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट स्लाइड होने वाला था, आपने इसको थोड़ा और खींचा 10 न्यूटन फोर्स से, तो यहाँ हो गया, यहाँ जो फोर्स आई है वो 10 न्यूटन आ गई है। अब ये 11 पे इसने मूव होना है, 11 न्यूटन पे। जैसे ही 11 न्यूटन इसने फोर्स दी तो ये आपका ऑब्जेक्ट मूव होना शुरू हो गया। तो इसको अभी जो फ्रिक्शन पीछे की जानिब है वो है एफ के, पहले जो इसको पीछे की जानिब फ्रिक्शन थी वो थी एफ एस। अब यहाँ ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, इस पॉइंट के ऊपर ये सारा का सारा काइनेटिक फ्रिक्शन में आपका ग्राफ चेंज हो गया। अब इस ग्राफ को अगर हम दोबारा से समझें कि आपके पास ये जो लाइन वर्टिकल है ये आपकी वर्टिकल फ्रिक्शनल फोर्स को जाहिर करेगी, यानी कि स्मॉल एफ को, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो अप्लाइड फोर्स यानी कि कैपिटल एफ को जाहिर करेगी। आपने ये आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाई है 5 न्यूटन, तो इसने भी फ्रिक्शनल फोर्स लगाई 5 न्यूटन, फोर्स लगाई आपने 5 न्यूटन, फ्रिक्शनल फोर्स लगी 5 न्यूटन, ये दोनों हो गए आपस में बराबर, ये यूं कुछ। उसके बाद आपने इसके ऊपर लगाया 10 न्यूटन, तो इसने भी लगाया पीछे की जानिब 10 न्यूटन, तो आपने कहा कि फोर्स लगी 10 न्यूटन और फ्रिक्शनल फोर्स भी लगी 10 न्यूटन। इन द सेम वे यहाँ आपने लगाया 15 न्यूटन, इसने भी लगाया पीछे की जानिब 15 न्यूटन, तो हमने कहा कि फ्रिक्शन की फोर्स अप्लाइड फोर्स 15-15 आपस में आ गए वापस। लेकिन उसके बाद 16 न्यूटन जैसे ही आया तो ये आपका ऑब्जेक्ट मूव होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 15.9 वो पॉइंट थी जिस पॉइंट के बाद आपका ऑब्जेक्ट मूव होना शुरू होता है। तो यहाँ तक तो आपका ग्राफ स्ट्रेट बनेगा, लेकिन इसके बाद आपका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, क्योंकि इसके बाद ये आपका काइनेटिक एनर्जी में या काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है हम कुछ इस तरह से डिसाइड या डिस्कस करते हैं।